क्या आपको पता है कि दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर, जी हां 20 में से 13 शहर भारत के हैं। इसमें मेघालय का बर्निहाट पहले नंबर पर है। स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर की ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दिल्ली ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, जबकि भारत 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बना, उसमें शुमार रहा। हालांकि साल 2023 में भारत तीसरे स्थान पर था, तो कुछ आप सुधार इसको जरूर कह सकते हैं। प्रदूषण के मामले में एक साल में भारत की स्थिति में मामूली सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी भी भारत पर प्रदूषण का खतरा बना हुआ है। और ये जो कलंक जिसे कहते हैं ना कि 20 में से 13 शहर किसी एक देश में हैं, तो वो भारत है। और ये किसी कलंक से बढ़कर नहीं है, क्योंकि जहां पूरी दुनिया की नजरें हों, जहां की इकोनॉमी पर पूरी दुनिया की नजरें हों, जहां के बाजार पर पूरी दुनिया की नजरें हों, जहां की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया बड़े आश्वासन के साथ देख रही हो, वहां पर इस तरह के प्रदूषण की अगर मार पड़ी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से सेंटिमेंट खराब होते हैं। ये जो प्रदूषण है, इससे जीवन की उम्र में औसतन करीब 5.25 साल की कमी देखने को मिल सकती है। यानी कि जो आप एवरेज लाइफ है, उसमें आप कमी आप देखिए। लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ की स्टडी के मुताबिक 2009 से 2019 तक भारत में हर साल लगभग 15 लाख मौतें हैं, संभावित रूप से PM 2.5 पार्टिकल से जुड़े प्रदूषण के चलते हुए। अब PM 2.5 यानी कि वो सूक्ष्म वायु प्रदूषण कण जो सांस लेने के दौरान फेफड़ों में घुस जाते हैं, सांस लेने में समस्या होती है, हार्ट डिजीज और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। इतने सारे खतरों के बावजूद हम लगातार जो कोशिशें कर रहे हैं, उसमें हम क्यों फेल हो रहे हैं? और बाकी छोड़िए, कोशिशें तो छोड़िए, नए नए शहर अब नए नए प्रदूषणों के नए नए तमगों के साथ, नई नई उपलब्धियों के साथ जो हैं दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो हमारी जो प्रदूषण के खिलाफ नीतियां हैं, वो कहाँ गलत हो रही हैं, कहाँ हमसे चूक हो रही है, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान विमलेंदु झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने पर्यावरणविद हैं। विमलेंदु जी, क्या हो रहा है ये? और मेघालय की एक सिटी का नाम आना, मतलब पहले तो हम दूसरी शहरों से अभी जूझ ही रहे हैं, यहाँ तो नए नए शहर, और नॉर्थ ईस्ट के जो अपेक्षाकृत माने जाते हैं कि वहाँ पर आबो हवा ज़्यादा साफ सुथरी होगी, वहाँ पर कुछ नए स्पॉट्स बन रहे हैं। क्या मतलब है सर इनका? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो कि ये जो हमें अभी जानकारी आ रही है कि बर्निहाट जो है सबसे प्रदूषित शहर विश्व का बना है, ये क्लियरली है कि अगर हम मॉनिटर, और ये जो है IQ एयर एक स्विस एयर कंपनी है, तो अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रदूषण कहाँ है। एक जो अच्छी चीज हुई है कि दिल्ली और कुछ मेट्रोपॉलिटन शहरों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रिजीम बढ़ी है, और हमें शॉक में नहीं रहना चाहिए कि हो सकता है बहुत सारे और ऐसे शहर हैं जो बर्निहाट से भी शायद ज्यादा प्रदूषित हो, लेकिन उनका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ही नहीं होता है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि मेघालय और असम के बॉर्डर पे एक छोटा सा एक शहर या एक डॉट जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित होगा, और उसके कारण भी है। अगर आप देखें तो उस रिपोर्ट में और बाकी रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि लगभग 40 से 41 जो है बड़े फैक्ट्रीज हैं इस एरिया में, और सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में। तो एक डरावना सा एक स्टेटिस्टिक्स है कि अभी तक हम तो सिर्फ दिल्ली और गुड़गांव और नोएडा को हम सबसे प्रदूषित मानते थे। दिल्ली अभी भी उस लिस्ट ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल में है, लेकिन छोटे शहर जब इस लिस्ट में आ रहे हैं, और उसके पहले भी हमने देखा था कि पटना और कानपुर और बाकी शहर जहां जहां एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग हो रही है, वहां वहां हमें पता चल रहा है कि एयर क्वालिटी छोटे शहरों में शायद उससे ज्यादा है। क्योंकि एक चीज जो है कि गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक है, और इसके बाद है कि कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो है छोटे शहरों में और ज्यादा कम है। क्योंकि इतनी कवायद के बाद भी अगर दिल्ली और बंबई जैसे शहर अभी भी इतने प्रदूषित हैं, जिसमें भारत की मीडिया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया, हमारा सरकारी तंत्र, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग लगे होते हैं, फिर भी प्रदूषण की स्थिति कम नहीं हो रही है। तो छोटे शहरों का इस लिस्ट में आना एक वार्निंग साइन है। शायद बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो इस लिस्ट में आ सकते हैं, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, वहां एयर क्वालिटी मॉनिटर्स नहीं आपने है। बिल्कुल सही कहा विमलेंदु, आई अग्री कि देखिए एक जमाना था जब हम इसको कह देते थे साहब कि एनवायरमेंटल इशू है, खासतौर से दिल्ली की आबो हवा और जियोलॉजिकल एक तरह से लॉक, बार बार उसको कहा जाता था साहब ये तो ट्रैप है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये साफ लग रहा है कि बाकी शहरों में जो प्रदूषण के मामले सामने आ रहे हैं,
ये एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, बल्कि ये गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है। करना क्या होगा, करना क्या पब्लिक होगा? हेल्थ सबसे बड़ी बात जो आपने कही अपनी प्रेजेंटेशन में भी और उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सिर्फ ये एनवायरमेंटल का डेटा और शेम नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ का भी एक डेटा है और शेम है, जिसमें क्लियरली इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कहा गया है 5.5 साल ओवर ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। आईसीएमआर कहता है, जो हमारे भारत की अपनी बॉडी है, वो कहता है 10 साल कम होता है। लैंडसेट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ये सारे लोग कहते हैं कि ऑन एन एवरेज जो इन प्रदूषित शहरों में रहने वाले लोगों की उम्र जो है लगभग 10 साल कम होती है, और बिना डेथ सर्टिफिकेट में लिखे हुए कि डेथ बाय पोल्यूशन लगभग 15 लाख लोगों की मृत्यु, और से हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, 15 लाख हर वर्ष जो है लोग मरते हैं वायु प्रदूषण के कारण। सोल्यूशन इसका यह है कि सबसे पहले हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट स्टोरी एंड ग्रोथ स्टोरी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ सर्वाइवल एंड हेल्दी वे ऑफ लाइफ एंड उसके लिए हेल्दी एयर एंड हेल्दी वाटर, वो शायद अभी पार्लियामेंट सेशन में है। क्या इस तरह के इश्यूज भी हमारे मुख्य विकास के मुद्दे होने चाहिए? क्योंकि विकास की परिभाषा सिर्फ बड़े रोड और बड़ा जीडीपी और 5 ट्रिलियन और 15 ट्रिलियन से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हर तीसरे बच्चे को दिल्ली शहर में और वर्णिहाट जैसे जगहों में भी अगर एस्थमा और रेस्पिरेटरी चैलेंजेस हैं, उसका लॉस टू जीडीपी भी है। क्योंकि आपका चैनल एक बिजनेस चैनल है, वेरी क्लियरली वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स are actually lost because of air pollution in the country itself. तो Absolutely. हमें इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने आप ये ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने भी और शहर मॉडर्नाइज हो रहे हैं, अर्बनाइज हो रहे हैं, ये समस्या और बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, दिल्ली में तो सबकी नजर है कि लैंडफिल में आग लगती है तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि मीडिया पहुंच जाती है या फिर बाकी लोग पहुंच जाते हैं। छोटे शहरों में अभी भी कचरे का जो बात करते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मेन सोर्सेस हैं, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जो में एक बहुत बड़ा लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट व्हीकल्स है। कंस्ट्रक्शन एंड डस्ट पार्टिकल्स जो हम बात करते हैं, रोड साइड डस्ट इन कंस्ट्रक्शन की, या ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज। और ये धड़ल्ले से छोटे शहरों में और गांव जो शहर की महत्वाकांक्षा रखते हैं, वो जो सारे शहरीकरण जो हमारे पूरे देश में हो रहा है, विकसित जो हम हो रहे हैं, ये विकास के गेम का एक प्राइस है जो हम पे कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और जब तक इसे गवर्नेंस फेलियर के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मुझे लगता नहीं कि कोई बात होगी। बहुत सारे लॉज हैं हमारे यहाँ, उनका इन्फोर्समेंट कितना है नहीं जानते। जितने वाकई हम देखते हैं, समझते हैं, मेरे को तो कम से कम पर्सनली ये समझ में आता है कि एनवायरनमेंट जो है, एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं, एक ऐसा कंप्लायंस बन गया है जो उगाही का कंप्लायंस है, कमाने वाला कंप्लायंस। बस आप पैसा दे दीजिए, ब्राइब कर दीजिए, हो गया साहब, आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गई, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई अपग्रेडेशन नहीं है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी शून्य है। वायोलेटर्स कोई होता है, उसमें राजनीतिक रूप से हम कितना अकाउंटेबल हमारे राजनेताओं को ठहरा पाए हैं, ये सब शून्य है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, सिटीजन एक्टिविज्म भी चाहिए होगा। एक ज़माने में लोग सड़कों पर उतरते थे पर्यावरण के मुद्दों पर, आज हम वो नहीं देखते, वो जुलूस, धरना, प्रदर्शन हम नहीं देखते। जाने क्यों, ये कौन से पॉलिटिकल नैरेटिव्स में हम लोग फंस गए हैं। बट अब समय आ गया है कि स्थिति की गंभीरता को हमें समझना होगा और वापस अपने हक के लिए, पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़नी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विमलेंदु इस तमाम जानकारी के लिए।